हेलो एंड वेलकम टू द जीएस वॉल्ट बाय संदीप। पॉलिटी फैक्ट्स की इस सीरीज़ में हम संविधान के आर्टिकल्स पढ़ रहे हैं, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के सारे आर्टिकल्स 1 से लेके आर्टिकल नंबर 395 तक देख रहे हैं, जिसमें इसी सीरीज़ में आज पार्ट 5 के आर्टिकल्स देखेंगे। ऑल्दो पार्ट 5 में आर्टिकल नंबर 52 से लेके 151 तक के आर्टिकल्स दिए गए हैं, तो ये काफ़ी लंबा पार्ट है, काफ़ी बड़ा पार्ट है। इस वजह से ये एक पार्ट में तो ख़त्म नहीं होगा, एक वीडियो में पॉसिबल नहीं है ख़त्म कर पाना, तो इसीलिए मे बी 2 या 3 वीडियोज़ में ये ख़त्म किया जाए। आज जो है हम लोग इसमें एग्जीक्यूटिव देखने का प्रयास करेंगे। इससे पहले कि इसको शुरू करें, सबसे पहले पार्ट 5 को समझ लेते हैं कि पार्ट 5 जो है इनफैक्ट 5 चैप्टर्स में बटा हुआ है, और 5 चैप्टर्स में अलग-अलग टॉपिक से रिलेटेड अलग-अलग कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट से रिलेटेड आर्टिकल्स दिए गए हैं, जिसमें जो चैप्टर 1 है वो यूनियन एग्जीक्यूटिव की बात करता है। चैप्टर 1 यूनियन एग्जीक्यूटिव की बात करता है, और यूनियन एग्जीक्यूटिव कहने का मतलब हुआ कि जिसमें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद यानी कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की बात की जाती है। इसमें जो है आर्टिकल नंबर 52 से लेके आर्टिकल नंबर 78 तक का पोर्शन जो है संविधान का दिया गया है। उसके बाद चैप्टर नंबर 2 आता है। चैप्टर नंबर 2 जो है ये पार्लियामेंट से रिलेटेड है, और पार्लियामेंट वाला जो सेक्शन है इस पार्ट में वो आर्टिकल नंबर 79 से लेके आर्टिकल नंबर 122 के बीच में आता है। उसके बाद आता है हमारा चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नंबर 3 जो है लेजिस्लेटिव पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट की बात करता है, यानी कि प्रेसिडेंट के पास भी कुछ एक लेजिस्लेटिव पावर्स हैं, और लेजिस्लेटिव पावर्स कहने का मतलब कानून बनाने की शक्ति जो है प्रेसिडेंट के पास भी होती है, जो कि यूजुअली हम ऑर्डिनेंस के नाम से जानते हैं, यानी कि राष्ट्रपति को ऑर्डिनेंस जारी करने की शक्तियां प्राप्त हैं, और इसमें केवल एक ही आर्टिकल है, आर्टिकल नंबर 123। उसके बाद आता है चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नंबर 4 जो है ये यूनियन जुडिशरी से रिलेटेड है। यूनियन जुडिशरी कहने का मतलब कि संघ की या केंद्र सरकार की जो न्यायपालिका है उससे रिलेटेड है, यानी बेसिकली हम कह सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड है। और इसमें जो है आर्टिकल नंबर 124 से लेके आर्टिकल नंबर 147 तक के आर्टिकल्स मिलते हैं। और लास्ट में CAG, चैप्टर नंबर 5 में CAG यानी कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया की बात की जाती है। ये आर्टिकल नंबर 148 से लेके आर्टिकल नंबर 151 के बीच में दिया गया है। तो ये टोटल हमारा पार्ट 5 है, जो कि आर्टिकल नंबर 52 से लेके 151 के बीच में दिया गया है। और पार्ट 5 रिलेटेड है संघ सरकार से, यूनियन गवर्नमेंट से। जब हम यूनियन गवर्नमेंट की बात करते हैं तो कुछ एक चीज़ें और समझ लें, उसके बाद जो है फिर आर्टिकल्स शुरू करते हैं इसके। जब यूनियन गवर्नमेंट की बात करते हैं तो हम मोटा मोटा इसको जो है ऐसे डिफ़ाइन कर सकते हैं, ऑल्दो इसका हम लोग एक डिटेल्ड लेक्चर जो है इससे रिलेटेड अलग से बनाएंगे। बट यूनियन गवर्नमेंट को जो है हम 3 ऑर्गन्स में बांट सकते हैं। 3 ऑर्गन्स कहने का मतलब इस सरकार को 3 अंगों में बांटा जा सकता है। एक अंग होता है एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव कहने का मतलब होता है कि सरकार का वो अंग जो लॉज को इम्प्लीमेंट करता है, या कह लें कि इसका काम जो होता है वो इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिसीज़ होता है। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिसीज़, स्कीम्स बनाना, पॉलिसीज़ बनाना, नीतियाँ बनाना और फिर उनको इम्प्लीमेंट करना इसका काम होता है। सरकार का जो दूसरा अंग होता है उसको हम लेजिस्लेचर कहते हैं या लेजिस्लेटिव कहते हैं। लेजिस्लेटिव यानी कि विधायिका। ये सरकार का वो अंग है जिसका मेन काम कानून बनाना है, यानी कि इट्स अ लॉ मेकिंग ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट। इसका काम केवल कानून बनाने का है। और एक तीसरा पार्ट होता है जिसको हम जुडिशरी कहते हैं। जुडिशरी कहने का मतलब हो गया कि न्यायपालिका। इसका काम है कि कानूनों को के अनुसार न्याय करना, है ना, और साथ ही साथ संविधान को परिभाषित करना, ये भी काम है इनका। तो न्याय करना, या कह लें कि टू डिस्पेंस जस्टिस, ये जो है न्यायपालिका का काम होता है। अब यूनियन गवर्नमेंट की जब बात कर रहे हैं तो यूनियन गवर्नमेंट में ये तीनों पार्ट्स आते हैं, और साथ ही साथ जो है एक इंडिपेंडेंट बॉडी भी है, यूनियन गवर्नमेंट का ही हिस्सा है, जिसको हम CAG कह सकते हैं। तो CAG जो है ना तो एग्जीक्यूटिव का पार्ट है, ना लेजिस्लेचर का पार्ट है, ना ही जुडिशरी का पार्ट है। ये चीज़ हमको समझना होगा।
सीएजी हम लोग अलग से देखेंगे कि क्या क्या उसमें जानना है सीएजी के केस में, ठीक है। तो एग्जीक्यूटिव की जब बात करते हैं तो एग्जीक्यूटिव में आते कौन कौन लोग हैं, कौन कौन लोग शामिल हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया शामिल है, इसके अलावा वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया शामिल है, और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है एक सेरेमोनियल हेड होता है भारत सरकार का। ये सारी चीज़ें हम लोग पॉलिटी के डिटेल लेक्चर्स में समझेंगे। अभी के लिए समझिए कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स यानी कि मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार ही काम करता है। और इस मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष कौन होता है, इस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का हेड कौन होता है, तो पीएम होता है, प्राइम मिनिस्टर होता है। इसके अलावा जो है इसी को हम क्या कह सकते हैं, तो पार्ट 5 के उसमें अगर कॉन्टेक्स्ट में समझेंगे तो यही जो है हमारा यूनियन एग्जीक्यूटिव है। उसके बाद जो लॉ मेकिंग बॉडी है उसको हम किस रूप में समझ सकते हैं कि पार्लियामेंट कह सकते हैं। यूनियन गवर्नमेंट की जो लॉ मेकिंग बॉडी है उसको हम पार्लियामेंट कहते हैं या संसद कहते हैं। तो इसके बारे में भी पढ़ेंगे हम लोग इस वीडियो में नहीं, नेक्स्ट वीडियो में भी। और जुडिशरी में, यूनियन गवर्नमेंट में जुडिशरी में कौन सी कोर्ट है, तो सुप्रीम कोर्ट आती है, ये समझना है, ठीक है। तो बेसिकली पार्ट 5 में हमको यही समझना है और प्लस सीएजी भी समझना है। तो पार्ट 5 में जो है अब देखेंगे कि प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, पार्लियामेंट, सुप्रीम कोर्ट और सीएजी के बारे में जानकारी हमको मिलेगी। इसमें एक चीज़ और ऐड कर सकते हैं, अटॉर्नी जनरल, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, इसकी भी बात जो है इसकी भी जानकारी जो हमको इसी पार्ट में मिलती है आर्टिकल नंबर 76 के तहत। तो बिना कोई देर किए शुरू करते हैं। इस पार्ट में आज के सेक्शन में हम आर्टिकल नंबर 52 से लेके 78 तक के आर्टिकल्स देखेंगे इस वीडियो में। अब आर्टिकल नंबर 52 जो है पार्ट 5 का पहला आर्टिकल है और ये जो है बेसिकली यूनियन एग्जीक्यूटिव की बात कर रहा है, यानी कि केंद्र सरकार की या संघ की कार्यपालिका से रिलेटेड है। और जब कार्यपालिका की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले राष्ट्रपति है ना। तो आर्टिकल नंबर 52 रिलेटेड है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, और आर्टिकल नंबर 52 क्या कहता है कि देयर शैल बी ए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत का एक राष्ट्रपति होगा। यानी हम कह सकते हैं कि आर्टिकल नंबर 52 इज रिलेटेड विद क्रिएशन ऑफ ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट, यानी ये प्रेसिडेंट के ऑफिस का निर्माण करता है। ये कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। तो अगर ये सवाल आए कि भारत के राष्ट्रपति का पद कहाँ दिया गया है, तो भारत के राष्ट्रपति की पद की चर्चा तो पूरे संविधान में जगह जगह दिखाई पड़ती है। लेकिन अगर ये पूछा जाए कि राष्ट्रपति का पद किस आर्टिकल के तहत बनाया गया है, तो हम बताएंगे आर्टिकल नंबर 52 के तहत होता है। उसके बाद आर्टिकल नंबर 53 जो है एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन की बात करता है। एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन कहने का मतलब क्या हुआ कि केंद्र सरकार की कार्यकारी शक्ति के बारे में जानकारी दी गई है। और ये क्या कहता है कि द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन शैल बी वेस्टेड इन द प्रेसिडेंट। केंद्र सरकार की सारी एग्जीक्यूटिव पावर्स प्रेसिडेंट में निहित होंगी, राष्ट्रपति के अधीन होंगी। लेकिन राष्ट्रपति इन शक्तियों का इस्तेमाल या तो डायरेक्टली करेगा या फिर अपने उन ऑफिसर्स के माध्यम से करेगा जो उसके सबॉर्डिनेट हैं, है ना। और कैसे करेगा, तो इन अकॉर्डेंस विद दिस कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के प्रावधानों के अनुसार अपने अधिकारियों की सहायता के साथ करेगा अपनी शक्तियों का प्रयोग। तो केंद्र सरकार की सभी कार्यकारी शक्तियां है ना, ऑल द एग्जीक्यूटिव पावर्स आर वेस्टेड इन द प्रेसिडेंट, ये ध्यान देना है, ठीक है। तो आर्टिकल नंबर 53 बेसिकली, अच्छा इसमें एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है आर्टिकल नंबर 53 में कि राष्ट्रपति इज ऑल्सो द प्रेसिडेंट इज ऑल्सो द कमांडर इन चीफ ऑफ ऑल द आर्म्ड फोर्सेज ऑफ इंडिया, है ना। यानी कि राष्ट्रपति जो है भारत की डिफेंस फोर्सेज का सेनापति होता है, प्रधान सेनापति होता है, कमांडर इन चीफ होता है। ये भी आर्टिकल नंबर 53 ही बताता है। उसके बाद बारी आती है आर्टिकल नंबर 54 की। अच्छा एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि इन सब का हम लोग डिटेल्ड जो है राष्ट्रपति के पद के बारे में मैं अलग से एक सीरीज़ ले आऊँगा जिसमें पॉलिटी की थ्योरेटिकल क्लासेस करेंगे हम लोग, तो उसमें डिटेल में समझेंगे। अभी हम लोग का मकसद केवल आर्टिकल्स देखते हुए चलना है। आर्टिकल नंबर 54 जो है वो रिलेटेड है इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट से। अच्छा जब इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट कहते हैं तो इसमें दो सवाल उठते हैं कि राष्ट्रपति के इलेक्शन में कौन भाग लेता है, कौन चुनता है राष्ट्रपति को, और दूसरा सवाल आता है कि कैसे चुनता है, हाउ इज ही इलेक्टेड, है ना। हु इलेक्ट्स द प्रेसिडेंट एंड हाउ द प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड। अगर सवाल ये है कि हु इलेक्ट्स हिम, तो इस सवाल का जवाब हमको आर्टिकल नंबर 54 में मिलता है कि द प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड बाई द हेल्प ऑफ एन इलेक्टोरल कॉलेज। एक इलेक्टोरल कॉलेज
या कह लें कि निर्वाचक मंडल के द्वारा जो है राष्ट्रपति का चुनाव होता है। और इस निर्वाचक मंडल में कौन लोग शामिल होते हैं? तो इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, और इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ द स्टेट्स, जितने भी स्टेट्स में लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं उन सभी के इलेक्टेड मेंबर्स, यानी बेसिकली एमएलएज और एमपीज। बस शर्त क्या है कि वो इलेक्टेड होने चाहिए, नॉमिनेटेड एमपीज या इलेक्टेड से इसमें पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। और एक चीज़ और ध्यान रखेंगे कि यहाँ जब स्टेट्स की बात कर रहे हैं तो हम उन यूनियन टेरिटरीज़ को भी शामिल करते हैं जिनकी अपनी विधानसभा है, जिनकी अपनी लेजिस्लेटिव असेंबली है, जैसे कि यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली और यूनियन टेरिटरी ऑफ पौंडीचेरी या पुदुचेरी। और आज के समय में अगर हम देखेंगे तो जम्मू एंड कश्मीर की भी अपनी विधानसभा है, तो वो भी प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे। यानी ऐसी यूनियन टेरिटरीज जिनकी अपनी विधानसभा है वो भी प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्टिसिपेट करती हैं। उसके बाद आर्टिकल नंबर 55 आता है। आर्टिकल नंबर 55 जो है ये मैनर ऑफ इलेक्शन बताता है, मैनर ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, की राष्ट्रपति का इलेक्शन कैसे होगा। इसमें इस पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में बस दो चीज़ें याद रखना है कि राष्ट्रपति का जो इलेक्शन होता है वो थ्रू प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, जिसको हम आनुपातिक प्रतिनिधित्व कहते हैं, आनुपातिक प्रतिनिधित्व कहते हैं। और एक और वर्ड आता है जिसको हम कहते हैं सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम प्लस सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम। तो बस ये दो टर्म याद रखना है आपको, और बाकी जो चीज़ें हैं वो हम लोग थ्योरेटिकल उसमें कवर करेंगे। तो सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम, जिसको हम एकल संक्रमणीय मतदान पद्धति कहते हैं, इसके माध्यम से और प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के माध्यम से आर्टिकल नंबर 55 कहता है कि राष्ट्रपति का चुनाव होगा, है ना। द प्रेसिडेंट विल बी इलेक्टेड थ्रू दिस सिस्टम। उसके बाद आता है आर्टिकल नंबर 56। आर्टिकल नंबर 56 इज रिलेटेड विद द टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट। ये है ना संबंधित है कि राष्ट्रपति के पद का कार्यकाल कितना होगा। तो कार्यकाल कितना होता है भाई? 5 ईयर्स होता है। राष्ट्रपति के पद का कार्यकाल कितना होता है? 5 ईयर्स होता है। और प्रेसिडेंट जो है रिज़ाइन कर सकता है ना, अपने ऑफिस से। कैसे रिज़ाइन करेगा? किसको रेजिग्नेशन देगा? तो वाइस प्रेसिडेंट को रेजिग्नेशन देता है। इसके अलावा जो है प्रेसिडेंट को ज़रूरत पड़ने पर फॉर वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यदि वह संविधान का उल्लंघन करता है तो उसका इम्पीचमेंट किया जा सकता है। और इम्पीचमेंट का प्रोसीजर कहाँ दिया गया है? तो आर्टिकल नंबर 61 में दिया गया है। इसके अलावा जो है प्रेसिडेंट का अगर टर्म एक्सपायर हो जाता है, यानी कि 5 साल का कार्यकाल उसका पूरा हो गया है और उसके अभी दूसरे किसी प्रेसिडेंट का चुनाव नहीं हुआ है, तो वो तब तक अपने पद पर बना रहेगा जब तक कि उसका अगला सक्सेसर यानी कि नया राष्ट्रपति चुन के ऑफिस में या पद ग्रहण नहीं कर लेता है। ठीक है। और ये है ना, तो ये टर्म ऑफ ऑफिस की जानकारी जो है आर्टिकल नंबर 56 में मिलती है। उसके बाद आता है हमारा आर्टिकल नंबर 57। आर्टिकल नंबर 57 रिलेटेड है एलिजिबिलिटी फॉर री इलेक्शन की। क्या प्रेसिडेंट को दोबारा चुना जा सकता है? एक ही आदमी को एक से अधिक बार भी प्रेसिडेंट चुना जा सकता है क्या? तो इस सवाल का जवाब है कि हाँ, है ना। इसमें कोई भी लिमिट नहीं लगाता है हमारा संविधान। एक ही व्यक्ति को कई बार राष्ट्रपति पद के लिए चुना जा सकता है। अब आपसे एक सवाल है, मान लीजिए एक सवाल है कि भारत के कितने राष्ट्रपति ऐसे हुए हैं जो एक से ज़्यादा बार राष्ट्रपति बने हैं? ठीक है, मोर देन 1 टर्म वाले कितने राष्ट्रपति हैं भारत में जो रहे हैं? ये सवाल है, कमेंट में बताइएगा। उसके बाद आता है आर्टिकल नंबर 58। आर्टिकल नंबर 58 इज रिलेटेड विद द क्वालिफिकेशंस फॉर इलेक्शन एज अ प्रेसिडेंट, यानी कि राष्ट्रपति के रूप में चुनाव के लिए योग्यताएं निर्धारित करता है आर्टिकल नंबर 58। और क्या क्या योग्यताएं करता है कि या तो वो सिटीजन ऑफ, या नहीं मतलब कि ये सारी योग्यताएं होनी चाहिए। सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, 35 ईयर्स ऑफ एज होनी चाहिए, और लोकसभा का सदस्य बनने के योग्य होना चाहिए। क्लियर है? लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता होनी चाहिए। और साथ ही साथ जो है ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, ठीक है, किसी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में नहीं होना चाहिए, या लाभ का कोई पद धारण नहीं किए होना चाहिए। क्लियर है? तो ये चीज़ें जो हैं इसमें आर्टिकल नंबर 58 ये भी क्लेरिफाई करता है कि अगर कोई आदमी किसी राज्य का गवर्नर है या कोई मंत्री है तो उसको उसके इस पद को ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं माना जाता है। इसको हम लोग कवर करेंगे आगे के क्लासेस में। उसके बाद आता है आर्टिकल नंबर 59। आर्टिकल नंबर 59 जो है रिलेटेड है कंडीशंस ऑफ ऑफिस ऑफ
प्रेसिडेंट, यानी कि राष्ट्रपति के कार्यालय की शर्तें क्या होंगी, राष्ट्रपति के पद की शर्तें क्या होंगी। तो बेसिकली इतना कि क्या क्या शर्तें हो सकती हैं भाई। एक बार जिस व्यक्ति को राष्ट्रपति चुन लिया गया तो चुनने से पहले उसके जो भी इमोल्यूशन, सैलरीज, अलाउंसेज यानी वेतन एवं भत्ते तय रहे होंगे वही चलेंगे उसके पूरे कार्यकाल में। बढ़ाए जा सकते हैं, उसकी सैलरी बढ़ाई जा सकती है, लेकिन उसकी सैलरी घटाई नहीं जा सकती, उसकी सुविधाओं में कमी नहीं की जा सकती है। और जो भी राष्ट्रपति बनेगा उसको राष्ट्रपति भवन के रेंट फ्री, है ना, यानी कि बिना कोई किराया दिए उसके इस्तेमाल के, उसके प्रयोग की इजाज़त होगी, ठीक है। एकोमोडेशन की भी इजाज़त होगी। तो ये सारी शर्तें जो हैं यही सब आर्टिकल नंबर 59 में मिलती हैं। उसके बाद आता है हमारा आर्टिकल नंबर 60। आर्टिकल नंबर 60 रिलेटेड है राष्ट्रपति के ओथ और अफर्मेशन से रिलेटेड है, यानी कि शपथ एवं प्रतिज्ञान की, है ना, कि वो कसम कहाँ खाएगा भाई, कैसी कसम लेगा, कैसी शपथ लेगा। तो पहली चीज़ तो ये कि राष्ट्रपति को शपथ दिलाता कौन है, तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया द्वारा शपथ दिलाई जाती है। और अगर वो अवेलेबल नहीं है तो सीनियर मोस्ट जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, है ना, सुप्रीम कोर्ट का जो भी वरिष्ठतम जज होगा उसकी उपस्थिति में उसको शपथ दिलाई जाती है। और इसकी शपथ का, राष्ट्रपति की शपथ का फॉर्मेट यहाँ दिया गया है। राष्ट्रपति जो है शपथ क्या लेता है, टू प्रिजर्व, प्रोटेक्ट एंड डिफेंड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द लॉ, यानी कि भारत के संविधान एवं कानून की रक्षा, सुरक्षा और बचाव की शपथ लेता है। या बेसिकली ऐसे कह सकते हैं कि रक्षा, परिरक्षा और प्रतिरक्षा की शपथ लेता है, ठीक है। ये आर्टिकल नंबर 60। तो कौन दिलाता है शपथ ये भी ध्यान रखना है, किस आर्टिकल के तहत लेता है ये भी ध्यान रखना है, और किस चीज़ की शपथ लेता है ये भी ध्यान रखना। और ये भी ध्यान रखना है कि जो ज़्यादातर कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट्स हैं उनके शपथ की जानकारी हमको शेड्यूल नंबर 3 में मिलती है, लेकिन राष्ट्रपति का शपथ जो है शेड्यूल नंबर 3 में शामिल नहीं है, वो आर्टिकल नंबर 60 में मिलता है। और केवल राष्ट्रपति ही नहीं बल्कि प्रेसिडेंट और उसके अलावा जो है वाइस प्रेसिडेंट और प्लस जो राज्यों के राज्यपाल होते हैं, गवर्नर्स होते हैं, इन तीनों की ही शपथ जो है शेड्यूल नंबर 3 में शामिल नहीं है, ये ध्यान रखना। प्रेसिडेंट का 60 में मिलता है, वाइस प्रेसिडेंट का 69 में मिलता है और गवर्नर्स का 159 में मिलता है, ये ध्यान रखना है हमको। इसके बाद आते हैं आर्टिकल नंबर 61 पे। आर्टिकल नंबर 61 में प्रोसीजर फॉर इम्पीचमेंट दिया गया है, यानी राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया बताई गई है कि कैसे हटाया जाएगा इसको। यानी कि राष्ट्रपति पे अगर ये आरोप लगता है कि ही हैज़ वायलेटेड द कॉन्स्टिट्यूशन, अगर वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का आरोप लगा है तो ऐसे केस में राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। और कैसे हटाया जाएगा, तो एक क्वासी जुडिशियल प्रोसेस के माध्यम से, एक अर्धन्यायिक प्रक्रिया के माध्यम से, जो कि संसद के दोनों सदनों में अलग अलग बैठकर पूरी की जाएगी। और संसद के 2/3 सदस्य, 2/3, है ना, मेजॉरिटी कितनी चाहिए, 2/3 ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस। जिस भी सदन में प्रस्ताव आएगा या जिसमें भी, दोनों में अलग अलग बैठ के चर्चा होगी, पारित किया जाएगा महाभियोग प्रस्ताव को, इम्पीचमेंट मोशन को। और ये मोशन कैसे पारित होगा, तो बाई अ मेजॉरिटी ऑफ नॉट लेस देन 2/3 ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस। तो ये ध्यान रखना, आर्टिकल नंबर 61 में मिलता है। उसके बाद आर्टिकल नंबर 62 आता है। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान रखिए कि प्रोसीजर अभी हम लोग डिस्कस नहीं कर रहे हैं, वो आपको पॉलिटी की क्लासेस में मिलेगा, अभी सिर्फ आर्टिकल्स देख रहे हैं। आर्टिकल नंबर 62 में जो है टाइम ऑफ होल्डिंग ऑफ इलेक्शन टू फिल द वैकेंसी इन द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट, है ना, कि अगर प्रेसिडेंट का पद खाली हो जाता है ना, ऑफिस खाली है, यानी कोई भी व्यक्ति इस समय राष्ट्रपति के पद पे नहीं है, तो ऐसे में उस रिक्ति को, उस वैकेंसी को फिल करने के लिए क्या क्या शर्तें होंगी। तो अगर राष्ट्रपति का कार्यकाल पूरा हो गया है तो ऐसे केस में 6 महीने के अंदर, है ना, नॉर्मली तो राष्ट्रपति का कार्यकाल पूरा होने के पहले ही नए राष्ट्रपति का इलेक्शन करवा लेना है, लेकिन अगर किसी भी उसमें नहीं हुआ है, ठीक है, तो ऐसे केस में पुराना राष्ट्रपति ही चलता रहेगा, पुराना राष्ट्रपति अपने पद पर बना रहेगा। और जब नया राष्ट्रपति चुन लिया जाएगा तो पुराना वाला राष्ट्रपति जो है पद छोड़ देगा, नया राष्ट्रपति अपना ऑफिस ग्रहण कर लेगा। लेकिन अगर राष्ट्रपति का कार्यकाल का पद इस वजह से खाली हुआ है कि भूतपूर्व राष्ट्रपति की डेथ हो गई है, उसने इस्तीफा दे दिया है या उसको हटा दिया गया है, तो इस केस में नए राष्ट्रपति का चुनाव 6 महीने के अंदर करवा लेना अनिवार्य है, ठीक है। तो इसको समझिएगा कि दो चीज़ें हैं। आर्टिकल नंबर 62 क्या कहता है कि एक तो होता है एक्सपायरी ऑफ टर्म, यानी कि अगर राष्ट्रपति का कार्यकाल पूरा हो चुका है ना, तो उसके लिए नियम ये है कि राष्ट्रपति के कार्यकाल के पूरा होने से पहले ही नए राष्ट्रपति का चुनाव कर लेना है।
अगर नहीं किया गया है तो पुराना वाला राष्ट्रपति अपने पद पर बना रहेगा। लेकिन अगर राष्ट्रपति रिज़ाइन कर देता है या उसकी डेथ हो जाती है या उसको रिमूव कर दिया गया, हटा दिया गया है, तो ऐसे केस में विदिन 6 मंथ्स जो है नए राष्ट्रपति का चुनाव करवा लेना अनिवार्य है। और जो नया राष्ट्रपति चुन के आएगा उसका कार्यकाल पूरे 5 साल का होगा। ऐसा नहीं है कि जो पुराने वाले राष्ट्रपति का बचा हुआ कार्यकाल है केवल उतने के लिए ही नए राष्ट्रपति को चुना जाएगा। नया राष्ट्रपति जो भी चुन के आएगा वो अपना पूरा 5 साल का कार्यकाल है ना पूरा करेगा। आर्टिकल नंबर 62। उसके बाद आता है आर्टिकल नंबर 63। तो आर्टिकल नंबर 62 तक यानी कि 52 से लेकर 62 के बीच में राष्ट्रपति के यानी कि प्रेसिडेंट के ऑफिस, प्रेसिडेंट के पोस्ट से रिलेटेड आर्टिकल्स दिए गए हैं। उसके बाद आता है आर्टिकल नंबर 63। आर्टिकल नंबर 63 जो है वाइस प्रेसिडेंट के पद का निर्माण करता है, क्रिएशन ऑफ ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। तो जैसे आर्टिकल नंबर 52 ने क्रिएशन ऑफ ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट किया था, वैसे ही उपराष्ट्रपति के पद का निर्माण जो है आर्टिकल नंबर 63 का। उसके बाद आता है आर्टिकल नंबर 64। आर्टिकल नंबर 64 कहता है कि जो भी वाइस प्रेसिडेंट होगा ही शैल बी द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट्स। काउंसिल ऑफ स्टेट्स कहने का मतलब राज्यसभा। आर्टिकल नंबर 64 कहता है कि भारत का उपराष्ट्रपति ही राज्यसभा का पदेन सभापति होगा, यानी कि जो भी व्यक्ति इंडिया का वाइस प्रेसिडेंट होगा वही राज्यसभा का एक्स ऑफिशियो चेयरमैन भी होगा। क्लियर है? और लेकिन जब वाइस प्रेसिडेंट जो है ज़रूरत पड़ने पे प्रेसिडेंट का भी काम करेगा, तो अगर वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट का काम कर रहा होगा तो उस समय जो है वो राज्यसभा का सभापति माना नहीं जाएगा। ठीक है, यानी एक समय पे एक ही काम कर सकता है कि अगर राष्ट्रपति के पद का निर्वहन कर रहा है, राष्ट्रपति के ऑफिस की जिम्मेदारियां पूरी कर रहा है, तो उस केस में वो राष्ट्रपति बन गया है, तो ऐसे केस में उसको राज्यसभा का चेयरमैन उस पर्टिकुलर टाइम के लिए नहीं माना जाएगा। क्लियर है? और जितने समय के लिए वो राष्ट्रपति के पद की जिम्मेदारियां निभा रहा होगा, है ना, जब तक उसके ऑफिस की ड्यूटीज़ परफॉर्म कर रहा होगा, उतने समय के लिए उसको राष्ट्रपति की ही जो भी सुविधाएं हैं, जो भी पेमेंट्स हैं, या कह लें कि सैलरीज एंड अलाउंसेज हैं, वो सब मिलेंगी। क्लियर है? तो ये आर्टिकल नंबर 64। उसके बाद आता है आर्टिकल नंबर 65। आर्टिकल नंबर 65 कहता है बताता है कि वाइस प्रेसिडेंट जो है, जब भी कभी प्रेसिडेंट के ऑफिस में कैजुअल वैकेंसीज होंगी, ठीक है, या कोई आकस्मिक रिक्ति होती है ना, तो उस केस में जो है प्रेसिडेंट के पद की जिम्मेदारी वाइस प्रेसिडेंट ही निभाएगा। क्लियर है? या तो प्रेसिडेंट की डेथ हो जाती है, रिजाइन कर देता है, रिमूव कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है, तो जब तक कि नया प्रेसिडेंट नहीं चुन लिया जाता है तब तक कि उसके पद की जिम्मेदारी जो है वाइस प्रेसिडेंट द्वारा ही निभाई जाएंगी। इसके अलावा अगर प्रेसिडेंट छुट्टी पर है, एब्सेंट है, इलनेस है उसकी, है ना, बीमार है, तो उस केस में भी वाइस प्रेसिडेंट उसकी जिम्मेदारियां निभाएगा, प्रेसिडेंट के पद की जिम्मेदारियां निभाएगा। तब तक निभाएगा जब तक कि प्रेसिडेंट अपनी जिम्मेदारियां निभाने के लिए या अपने पद को दोबारा, है ना, ज्वाइन ना कर ले, आ ना जाए ऑफिस में। और जितने समय तक वो जिम्मेदारियां निभाएगा वाइस प्रेसिडेंट, तब तक उसको राष्ट्रपति की ही सारी सुविधाएं, सारी सैलरी अलाउंसेस मिलेंगी। वो हम लोग देख चुके हैं। उसके बाद आता है आर्टिकल नंबर 66। आर्टिकल नंबर 66 रिलेटेड है इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन कैसे होता है, ये सारी चीज़ें आर्टिकल नंबर 66 में दी गई हैं। कौन चुनता है और किस विधि से होता है, वो दोनों चीज़ें आर्टिकल नंबर 66 में दी गई हैं। इसकी डिटेल में हम लोग इसलिए नहीं जाएंगे क्योंकि थ्योरेटिकल क्लासेस में इसको पढ़ेंगे कि वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन कैसे होता है और प्रेसिडेंट के इलेक्शन से वो डिफरेंट कैसे हैं। अभी आप इसको केवल आर्टिकल नंबर 66 याद करिए कि आर्टिकल नंबर 66 में इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट दिया गया है। आर्टिकल नंबर 67 में इसका टर्म ऑफ ऑफिस बताया गया है, यानी कि कार्यकाल बताया गया है कि वाइस प्रेसिडेंट का कार्यकाल क्या होगा। वाइस प्रेसिडेंट का कार्यकाल 5 साल का होता है और वाइस प्रेसिडेंट जो है अपने पद से इस्तीफा दे सकता है, ही कैन रिज़ाइन, है ना। और किसको इस्तीफा देगा, किसको रिज़ाइन करेगा, तो प्रेसिडेंट को चिट्ठी लिख के रिज़ाइन करेगा। इसके अलावा जो है वाइस प्रेसिडेंट को हटाया भी जा सकता है और हटाने की प्रक्रिया भी आर्टिकल नंबर 67 ही बताता है। और इनफैक्ट अगर स्पेसिफिक होना हो तो आर्टिकल नंबर 67B में जो है वाइस प्रेसिडेंट का रिमूवल बताया गया है। और कैसे बताया गया है कि वाइस प्रेसिडेंट जो है राज्यसभा के उस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में जितने भी सदस्य हैं, मतलब कि जितनी सीटें भरी हैं, जितनी सीटों पर सदस्य चुने गए हैं, उन सदस्यों की मेजॉरिटी से, जिसको हम इफ़ेक्टिव मेजॉरिटी कहते हैं, है ना, मतलब कि उसका स्पेसिफिक नाम जो है
कि उसको हम इफेक्टिव मेजॉरिटी कहते हैं, इससे जो है उसको हटाया जा सकता है। तो राज्यसभा ही वाइस प्रेसिडेंट को हटाती है और लोकसभा को इस केस में कुछ नहीं करना होता है, केवल अपनी सहमति देनी होती है, बस। अच्छा, इसमें एक चीज़ और ध्यान रखना है कि वाइस प्रेसिडेंट का पद अगर खाली है तो इस केस में जब तक खाली नहीं, वाइस प्रेसिडेंट का कार्यकाल अगर पूरा हो गया है और नए वाइस प्रेसिडेंट का चुनाव अगर नहीं हुआ है तो पुराना वाला ही वाइस प्रेसिडेंट तब तक अपने ऑफिस में बना रहेगा, अपने पद पर बना रहेगा, जब तक कि नए वाले का चुनाव नहीं हो जाता। सेम जैसा कि राष्ट्रपति के केस में देखा हम लोगों ने। उसके बाद आर्टिकल नंबर 68 आता है। आर्टिकल नंबर 68 ये बताता है कि अगर राष्ट्रपति के पद में रिक्ति होती है, वैकेंसी हो जाती है, यानी कि राष्ट्रपति को हटा दिया गया है, रिजाइन कर दिया है उसने, या डेथ हो गई है किसी भी वजह से, अगर उपराष्ट्रपति है ना, ध्यान रखना कि उपराष्ट्रपति का पद अगर खाली है तो ऐसे केस में कितने समय के अंदर इलेक्शन करवा लेना अनिवार्य है। अगर टर्म एक्सपायर हो गया है, कार्यकाल पूरा हो गया है, तो पुराना वाला ही तब तक बना रहेगा जब तक कि नए वाले उपराष्ट्रपति का चुनाव नहीं हो जाता, नए वाले वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन नहीं हो जाता। और इन केस अगर उसकी डेथ हो जाती है, रेजिग्नेशन होता है, रिजाइन कर देता है या हटा दिया जाता है, रिमूवल होता है, तो इस केस में अभी आप ध्यान रखेंगे कि हमारा संविधान क्या कहता है कि एज सून एज पॉसिबल चुनाव करवा लेना अनिवार्य है ना, कि द इलेक्शन मस्ट बी हेल्ड एज सून एज पॉसिबल। लेकिन राष्ट्रपति के केस में हम लोगों ने क्या देखा था कि राष्ट्रपति के केस में अगर ऐसा कुछ होता है तो विद इन 6 मंथ्स, यहाँ पे टाइम लिमिट फिक्स है 6 मंथ की। लेकिन उपराष्ट्रपति के केस में है ना, वाइस प्रेसिडेंट के केस में ऐसी कोई टाइम लिमिट फिक्स नहीं की गई है, सिंपली इतना कह रहे हैं कि एज सून एज पॉसिबल। उसके बाद आता है हमारा आर्टिकल नंबर 69। आर्टिकल नंबर 69 जो है ओथ एंड एफर्मेशन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट की बात करता है। उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो प्रेसिडेंट दिलाता है ना। इसको ओथ एडमिनिस्टर कौन करता है? तो प्रेसिडेंट करता है। और इसके ओथ एंड एफर्मेशन का जो फॉर्मेट है वो आर्टिकल नंबर 69 में ही दिया गया है। इसके अलावा आर्टिकल नंबर 70 नेक्स्ट आर्टिकल है। आर्टिकल नंबर 70 ये कहता है कि कुछ केसेस में अगर कोई और भी कंटिजेंसी आती है, कोई अन्य इमरजेंसी की सिचुएशन आती है, तो उसमें भी अगर राष्ट्रपति अपना काम यानी कि अपने ऑफिस से रिलेटेड ड्यूटीज़ परफॉर्म नहीं कर पा रहा, तो उस केस में उपराष्ट्रपति उसकी ड्यूटीज़ परफॉर्म करेगा। उसके बाद आता है आर्टिकल नंबर 71। आर्टिकल नंबर 71 इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन जो है अभी रिसेंटली 2024 या 25 वाले यूपीपीसीएस में पूछा गया था। ये क्या कहता है कि अगर इसमें जो है बेसिकली मैटर्स रिलेटिंग और कनेक्टेड विद द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित अगर कोई मामला है ना, कोई डिस्प्यूट अराइज होता है, तो पहली चीज़ तो ये कि ऐसे सारे डिस्प्यूट्स है ना, उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन से रिलेटेड सारे डिस्प्यूट्स हमेशा सुप्रीम कोर्ट के ही द्वारा सुने जाएंगे, पहला। दूसरा ये कि अगर राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति है ना, प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन अगर वॉइड डिक्लेयर कर दिया जाता है, रद्द कर दिया जाता है, कैंसिल कर दिया जाता है, तो मान लीजिए कि अगर आज राष्ट्रपति का इलेक्शन जो है आज सुप्रीम कोर्ट ने कैंसिल कर दिया, आज पर्टिकुलर डेट पे, ठीक है, और राष्ट्रपति का इलेक्शन जो है 6 महीना 7 महीना पहले हुआ था, आज जाके सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसका इलेक्शन जो है सही नहीं हुआ था, तो ऐसे केस में इन 6 महीनों में राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति ने बहुत सारे काम भी तो कर दिए होंगे, बहुत सारे फैसले भी ले लिए होंगे, तो उन सारे निर्णयों का, उन सारे सिग्नेचर्स का, उन सारे ना डिसीजंस का क्या होगा। तो आर्टिकल नंबर 71 कहता है कि ऐसे केस में अगर राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति का इलेक्शन वॉइड डिक्लेयर कर दिया जाता है या कह लें कि रद्द कर दिया जाता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि उसके द्वारा लिए गए डिसीजंस भी रद्द किए जा रहे हैं, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। क्या कह रहे हैं कि जिस डेट पर इलेक्शन रद्द किया जा रहा है, ऑन और बिफोर या उससे पहले, यानी आज अगर रद्द किया गया है तो इलेक्शन अगर, तो आज भी जो फैसले मैंने लिए हैं एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और एज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, और आज से पहले इलेक्ट होने के बाद से लेके आज तक जितने भी फैसले प्रेसिडेंट ने लिए हैं वो फैसले रद्द नहीं होंगे, ठीक है, शैल नॉट बी इनवैलिडेटेड। यही एग्जैक्ट क्वेश्चन था यूपीपीसीएस का। इसके अलावा एक चीज़ और आर्टिकल नंबर 71 ये भी कहता है कि
पार्लियामेंट जो है राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन से रिलेटेड कानून बना सकती है। और लास्ट में एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट आर्टिकल नंबर 71 में है, वो ये कहता है कि अगर मान लीजिए कि प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन होते समय कोई विधायक का पद खाली था, कोई एमपी का पद खाली था, है ना, क्योंकि चुनाव में तो यही लोग हिस्सा लेते हैं, विधायक, एमपी। तो अगर किसी एमपी, किसी विधायक का पद खाली था, एमएलए का पद खाली था, तो मात्र इस आधार पे, है ना, ओनली ऑन दिस ग्राउंड राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति का इलेक्शन रद्द नहीं किया जा सकता कि कुछ जो इलेक्टर्स हैं, यानी कि कुछ पदों पर रिक्तियां थीं, या कह लें कि वैकेंसी थी, यानी कि कुछ एमपी और एमएलए के पद वैकेंट थे। ये बेसिस नहीं बन सकता राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के इलेक्शन को रद्द करने का। या एक ऐसा केस ले सकते हैं कि जैसा मान लीजिए कि उपराष्ट्रपति या राष्ट्रपति का चुनाव हो रहा है, फॉर एग्जांपल राष्ट्रपति का चुनाव हो रहा है, प्रेसिडेंट का चुनाव हो रहा है, और इमेजिन करिए कि यूपी में प्रेसिडेंट्स रूल लगा हुआ है। तो यूपी के विधायक तो जो हैं इस केस में राष्ट्रपति के चुनाव में हिस्सा नहीं ले सकते, क्योंकि यूपी की विधानसभा सस्पेंडेड है। तो यूपी का कोई भी विधायक जो है ना, इसमें हिस्सा नहीं लेगा। तो क्या इस आधार पर राष्ट्रपति के चुनाव को रद्द किया जा सकता है कि यूपी में प्रेसिडेंट्स रूल लगा हुआ था और विधायकों ने हिस्सा ही नहीं लिया? नहीं, इस आधार पे प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन रद्द नहीं किया जा सकता। उसके बाद आता है आर्टिकल नंबर 72। आर्टिकल नंबर 72 रिलेटेड है राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्तियों से, पार्डनिंग पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट। इसको भी हम लोग पढ़ेंगे कि क्या क्या पार्डनिंग पावर्स हैं राष्ट्रपति की। ऑल्दो अभी के लिए बस इतना मान के चलिए कि आर्टिकल नंबर 72 में राष्ट्रपति की पार्डनिंग पावर्स दी गई हैं। इसके अलावा जो गवर्नर्स ऑफ स्टेट्स होते हैं उनको भी पार्डनिंग पावर्स दी गई हैं, क्षमादान की शक्तियाँ दी गई हैं, और वो आर्टिकल नंबर 161 में मिलती हैं। राष्ट्रपति की जो क्षमादान की शक्तियाँ हैं, इसमें 4 तरीके के क्षमादान की शक्तियाँ जो है राष्ट्रपति को मिली हैं, जिसमें पार्डन करने की, है ना, सस्पेंड करने की, रमिट करने की, या कम्यूट करने की शक्तियां हैं। इन सबको जो है हम लोग डिटेल में समझेंगे आगे चल के किसी वीडियो में। इसके बाद आता है आर्टिकल नंबर 73। आर्टिकल नंबर 73 जो है एग्जीक्यूटिव पावर्स ऑफ द यूनियन का एक्सटेंट बताता है कि केंद्र सरकार की जो कार्यकारी शक्तियां हैं इनका विस्तार कहाँ तक होगा, यानी कि ये कहाँ तक लागू होंगी, है ना, किन किन केसेस में लागू होंगी। ठीक है। तो आर्टिकल नंबर 73 कहता है कि ऐसे सारे मैटर्स जिस पे पार्लियामेंट कानून बना सकती है, उन सारे मैटर्स पर केंद्र सरकार की शक्तियां भी लागू होंगी, उनकी एग्जीक्यूटिव पावर्स भी लागू होंगी। इसके अलावा ऐसे सच राइट्स एंड अथॉरिटी या जुरिस्डिक्शन, है ना, अगर भारत सरकार जो है किसी अन्य देश के साथ अंतर्राष्ट्रीय ट्रीटी करती है, संधि करती है, एग्रीमेंट करती है, समझौता करती है, तो उसके तहत जो जो एग्जीक्यूटिव काम भारत सरकार को करने होंगे उन सब की शक्तियां भी भारत सरकार को प्राप्त होंगी। राइट्स, अथॉरिटी एंड जुरिस्डिक्शन भारत सरकार को प्राप्त होंगी। तो ये आर्टिकल नंबर 73 बेसिकली केंद्र सरकार की एग्जीक्यूटिव पावर्स की लिमिट बता रहा है कि कहाँ तक होंगी, एक्सटेंट बता रहा है। उसके बाद आता है आर्टिकल नंबर 74। अब आर्टिकल नंबर 74 जो है ये कहता है, इसमें जो है बेसिकली आपको ध्यान रखना है कि आर्टिकल नंबर 74 में प्रधानमंत्री के पद का निर्माण किया गया है, पीएम के ऑफिस का क्रिएशन किया गया है, प्लस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स यानी कि मंत्री परिषद का भी निर्माण किया गया है। आर्टिकल नंबर 74 कहता है कि देयर शैल बी अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स विद द प्राइम मिनिस्टर एज इट्स हेड टू एड एंड एडवाइज द प्रेसिडेंट, है ना, कि एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होगी, एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होगा, और इनका काम क्या होगा, प्रेसिडेंट को सलाह देना एवं प्रेसिडेंट की सहायता करना। किस मामले में? ताकि वो अपनी एग्जीक्यूटिव पावर्स का इस्तेमाल कर सके। ठीक है। अब आप ध्यान देंगे अगर तो देखेंगे कि आर्टिकल नंबर 53 मिला था हम लोगों को। आर्टिकल नंबर 53 क्या कहता था कि केंद्र सरकार की सारी एग्जीक्यूटिव पावर्स प्रेसिडेंट के पास होंगी, सभी कार्यकारी शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होंगी, और उनका प्रयोग, है ना, इन शक्तियों को एक्सरसाइज कैसे करेगा राष्ट्रपति, तो या तो डायरेक्टली करेगा या फिर अपने सबॉर्डिनेट ऑफिसर्स के माध्यम से करेगा। और वही सबॉर्डिनेट ऑफिसर्स कौन है जिनके माध्यम से राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करेगा? तो ये मिलेगा हमको आर्टिकल नंबर 74 में। आर्टिकल नंबर 74 क्या कह रहा है कि एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होगी, और इस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एड एंड एडवाइस पर ही राष्ट्रपति काम करेगा। क्लियर है? तो और इस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का अध्यक्ष कौन होगा? प्रधानमंत्री होगा। तो आपको इतना ध्यान रखना है कि आर्टिकल नंबर 74 के तहत
प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के पद का निर्माण किया गया है। इसके बाद आर्टिकल नंबर 75, आर्टिकल नंबर 75 जो है मंत्रियों के से रिलेटेड है ना, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में जो मिनिस्टर्स होते हैं उनसे रिलेटेड कुछ एक प्रोविजंस करता है। बस एक ब्रीफ ओवरव्यू ले लेते हैं कि क्या क्या दिया गया है। तो आर्टिकल नंबर 75 कहता है कि प्राइम मिनिस्टर का अपॉइंटमेंट कौन करेगा, इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति अदर मिनिस्टर्स शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, उनकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति ही करेगा, लेकिन प्रधानमंत्री की सलाह पर करेगा। यानी प्रधानमंत्री की नियुक्ति तो राष्ट्रपति करेगा, लेकिन अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह के अनुसार करेगा। इसके अलावा क्या कह रहे हैं कि कुल मंत्रियों की संख्या मैक्सिमम कितनी हो सकती है, तो 15% हो सकती है लोकसभा की कुल सदस्य संख्या के। यानी लोकसभा की कुल सदस्य संख्या अगर 543 है तो इसके 15% से ज़्यादा मंत्री नहीं हो सकते। यानी केंद्र सरकार में मंत्रियों की संख्या पर एक लिमिट लगा दी गई है कि केंद्र सरकार में कितने मिनिस्टर्स हो सकते हैं, तो मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, तो लोकसभा की टोटल स्ट्रेंथ कुल सदस्य संख्या के 15% से ज़्यादा नहीं हो सकते। ये आर्टिकल नंबर 75 कहता है। इसके अलावा ये भी कहता है कि अगर कोई भी व्यक्ति जो कि मंत्री है और अगर वो किसी पार्लियामेंट, मान लीजिए कि अगर कोई मंत्री है और वो पार्लियामेंट का मेंबर है, भाई पार्लियामेंट का मेंबर होगा तभी मंत्री बनेगा, या कुछ केसेस में पार्लियामेंट का मेंबर होना जरूरी नहीं है मंत्री बनने के लिए, है ना। बस क्या है कि मान लीजिए कि अगर आज मैं मंत्री पद की शपथ ले लेता हूं तो आर्टिकल नंबर 75 कहता है कि मंत्री पद की शपथ लेने के बाद, है ना, आफ्टर टेकिंग ओथ ऑफ अ मिनिस्टर, उसके 6 महीने के अंदर, 6 महीने के अंदर लोकसभा या राज्यसभा किसी एक का मेंबर बनना कंपलसरी है। अगर किसी एक में सदस्यता नहीं ग्रहण कर पाते हैं तो 6 महीने से ज़्यादा मंत्री नहीं बने रह सकते। तो इसका मतलब ये हुआ कि मंत्री या प्रधानमंत्री बनने के समय पर पार्लियामेंट का मेंबर होना जरूरी नहीं है, लेकिन बन जाने के 6 महीने के अंदर पार्लियामेंट का मेंबर भी बन जाना अनिवार्य है, कंपलसरी है। ठीक है। अच्छा, ये भी ध्यान रखना है कि आर्टिकल नंबर 75 ये भी कहता है कि अगर कोई आदमी जो कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है और मंत्री भी है और किसी वजह से अगर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के पद से डिस्क्वालीफाई हो जाता है तो अपने आप वो मंत्री के पद से भी डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। ऐसा व्यक्ति जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनने के योग्य नहीं है उसको मंत्री भी बनने की योग्यता नहीं होगी। तो ये सारी चीज़ें आर्टिकल नंबर 75। इसके अलावा क्या कहते हैं कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स या मंत्रियों का पद, इनका कार्यकाल कितना होगा, तो अप टू द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट ना, मंत्रियों के कार्यकाल फिक्स नहीं है। तो आपसे कभी पूछा जाए कि प्रधानमंत्री का कार्यकाल कितना होता है तो 5 साल नहीं बता देना है, नहीं, प्रधानमंत्री का कार्यकाल 5 साल नहीं होता। प्रधानमंत्री का कार्यकाल तभी तक होता है जब तक राष्ट्रपति चाहे, अप टू द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। और आर्टिकल नंबर 75, इस आर्टिकल नंबर 75 का जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको हर हाल में याद रखना है वो ये है कि आर्टिकल नंबर 75 कहता है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स शैल बी कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द हाउस ऑफ पीपल, यानी कि लोकसभा के प्रति सामूहिक तौर पर उत्तरदायी होते हैं मंत्रिपरिषद के सभी मंत्री, यानी कि पूरी मंत्रिपरिषद जो है लोकसभा के प्रति कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होती है। ठीक है, ये ध्यान रखना है, आर्टिकल नंबर 75 बताता है। ठीक है, और वही सेम चीज़, पीरियड ऑफ 6 कंजिक्यूटिव मंथ्स, अगर सदस्य नहीं है तो मंत्री भी नहीं रहेगा। ठीक है, मंत्रियों की तनख्वाह और भत्ते, है ना, सैलरीज एंड अलाउंसेस पार्लियामेंट द्वारा डिटरमाइन किया जाता है बाई लॉ। पार्लियामेंट तय करती है कि क्या तनख्वाह और क्या भत्ते मिलेंगे बाई लॉ। इसके बाद आता है हमारा आर्टिकल नंबर 76। आर्टिकल नंबर 76 रिलेटेड है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। अटॉर्नी जनरल कौन होता है, तो हाईएस्ट लॉ ऑफिसर होता है भारत का, और इसका काम क्या होता है, तो राष्ट्रपति या केंद्र सरकार की लीगल मामलों में मदद करना और उसको लीगली रिप्रेजेंट करना इन द कोर्ट्स ऑफ इंडिया, है ना, भारत की अदालतों में उनके लीगल रिप्रेजेंटेशन की जिम्मेदारी भी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की होती है। तो इसके पद से जुड़ी हुई बाकी चीज़ें हम लोग जो है डिटेल्ड उसमें लेंगे। इसके बाद आता है आर्टिकल नंबर 77। आर्टिकल नंबर 77 जो है कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार के कार्य के संचालन से संबंधित नियम बनाता है। आर्टिकल नंबर 77 क्या कहता है कि भारत सरकार में मंत्री कैसे काम करेंगे, आपस में बातचीत कैसे होगी, निर्णय कैसे लिया जाएगा, डिसीजन मेकिंग कैसे होगी, मीटिंग्स कैसे होंगी, यही तो है कंडक्ट ऑफ बिजनेस।
तो इन सब से रिलेटेड रूल्स बनाने की जिम्मेदारी, रूल्स बनाने की पावर प्रेसिडेंट के पास होंगी। और प्रेसिडेंट किसकी सलाह पे काम करेगा? तो पीएम की ही सलाह पे काम करता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो सरकार है वो खुद तय करेगी कि सरकार कैसे चलेगी। यानी सरकार चलाने से संबंधित जितने भी नियम होंगे, है ना, ऑल द रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉर द कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ द गवर्नमेंट शैल बी मेड बाय द गवर्नमेंट, है ना। सरकार खुद तय करेगी कि सरकार कैसे चलेगी। आर्टिकल नंबर 77। उसके बाद आता है आर्टिकल नंबर 78। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। आर्टिकल नंबर 78 जो है प्रधानमंत्री की कुछ एक ड्यूटीज़ बताता है, कुछ कर्तव्य बताता है ना। किसके रिलेशन में? तो प्रेसिडेंट के रिलेशन में। आर्टिकल नंबर 78 कहता है कि प्रेसिडेंट और द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बीच का जो मेन लिंक है वो कौन है? प्राइम मिनिस्टर है। यानी प्राइम मिनिस्टर की कुछ एक जिम्मेदारियां हैं प्रेसिडेंट के प्रति। ठीक है, क्या क्या जिम्मेदारियां हैं? तो इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। क्या ड्यूटीज़ होंगी? पहला कि प्रेसिडेंट को काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स द्वारा लिए गए सारे डिसीजंस, है ना, के बारे में बताएगा कि सरकार के निर्णय क्या क्या हैं जितने भी, या अगर कोई कानून बनवाना चाह रही है सरकार, लोकसभा में कोई बिल आने वाला है ना, तो जितने भी इस प्रकार के निर्णय काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने लिए हैं उन सब की जानकारी राष्ट्रपति को देने की जिम्मेदारी प्रेसिडेंट की है। ठीक है, सॉरी, प्राइम मिनिस्टर की है ना। ड्यूटी, इट्स द ड्यूटी ऑफ द प्राइम मिनिस्टर टू इन्फॉर्म द प्रेसिडेंट ऑफ ऑल द डिसीजंस टेकन बाय द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। इसके अलावा अगर प्रेसिडेंट चाहे, ठीक है, तो जो एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड, यूनियन और प्रपोजल्स फॉर लेजिस्लेशन से रिलेटेड कोई भी जानकारी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से रिलेटेड मांग सकता है, और प्रधानमंत्री की ड्यूटी होगी कि वो राष्ट्रपति को ऐसी सारी जानकारी जो कुछ भी वो मांगता है उपलब्ध कराए, है ना, अवेलेबल कराए। ठीक है, इसके अलावा अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ने कोई निर्णय लिया है, किसी मंत्री ने कोई डिसीजन लिया है, किसी मिनिस्टर ने कोई ऐसा डिसीजन लिया है जो उसका पर्सनल डिसीजन है, यानी उस मंत्रालय ने लिया है, उस मंत्री ने लिया है, लेकिन उस पर पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने या मंत्रियों ने सबने मिलके अभी विचार नहीं किया है ना, कंसीडर नहीं किया है उसको, तो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से कह सकता है कि इस पर्टिकुलर डिसीजन को पूरी कैबिनेट या पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के सामने रखा जाए और सब लोग मिलके इस पे विचार करके मुझे बताएं कि क्या डिसीजन लिया गया है। तो ये आर्टिकल नंबर 78 राष्ट्रपति और राष्ट्रपति से रिलेटेड, यानी कि प्रेसिडेंट से रिलेटेड, प्राइम मिनिस्टर की ड्यूटीज से रिलेटेड है। ठीक है, तो ये था हमारा इस वीडियो का पार्ट 1। यानी कि पार्ट 5 में आर्टिकल नंबर 52 से लेके आर्टिकल नंबर 151 के बीच के आर्टिकल्स देखने थे हमको। हमने उसका पार्ट 1 देखा, 52 से लेके 78 तक के आर्टिकल्स देखे हैं। नेक्स्ट वीडियो में जब मिलेंगे तो आर्टिकल नंबर 79 से लेके आर्टिकल नंबर 123 तक के वीडियोस देखेंगे, आर्टिकल्स देखेंगे, और उसके बाद उसके नेक्स्ट वीडियो में फिर 124 से लेके 151 तक के देखेंगे। यानी पार्ट 5 जो है टोटल ऑल इन ऑल 3 वीडियोस में कंप्लीट होगा। तो आज की क्लास, आज का ये वीडियो यहीं तक, फिर मिलते हैं। तब तक के लिए रिवीजन करते रहिए, पढ़ते रहिए, लगातार लगे रहिए। उम्मीद करते हैं कि आपकी मेहनत एक ना एक दिन रंग ले आएगी। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।